वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग कोरिलेशन सहसंबंध की चर्चा करेंगे। सहसंबंध एक सांख्यिकीय टूल्स है, स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जिसमें दो विभिन्न चरों के बीच उनकी मात्रा का और उनकी डायरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये देखा जाता है कि दोनों चर कितनी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं एक दूसरे से और दोनों के डायरेक्शन क्या एक हैं। अर्थात अगर दो चर हम मान लें x और y है, तो कोरिलेशन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि दोनों चर जो हैं x और y दोनों के बीच कैसा संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि अगर एक वेरिएबल से x में परिवर्तन होता है तो हमें देखते हैं कि क्या y दूसरा वेरिएबल है उसमें भी वो परिवर्तन होगा, वह किस तरह का होगा। अगर x की वैल्यू में परिवर्तन हम करते हैं, x की वैल्यू बढ़ती है तो क्या y की वैल्यू बढ़ती है, या x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घटती है। अर्थात डायरेक्शन क्या होगा, उन दोनों चरों के बीच जो परिवर्तन होगा इसका भी अध्ययन किया जाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कोरिलेशन में, वह दिखाता है कि दोनों चर के बीच जो कोरिलेशन है वह कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांगनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच क्या संबंध है, जो मात्रात्मक संबंध है, जो परिमाणात्मक संबंध है, उसकी वैल्यू की बात करते हैं। दोनों के बीच जो संबंध है उनके डायरेक्शन की बात करते हैं कि अगर एक में परिवर्तन हो रहा है एक चर में तो दूसरे चर में कितना परिवर्तन होगा, और सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यह देखते हैं। और दोनों चरों के बीच स्ट्रांगनेस कितना है यह अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक में इसको डिटेल से बात करते हैं। अर्थशास्त्र के जो बेसिक नियम है, शुरुआत में जो आप पढ़ते हैं हम लोग, मांग का नियम और पूर्ति का नियम, उसको हम लोग देखें इससे संबंध की शुरुआत में। तो मांग का नियम क्या कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगे जाने वाली जो मात्रा होती है, जिसको हम लोग डिमांड कहते हैं, उसमें कमी होती है, और किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांगे जाने वाली जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है। ये देख रहे हैं मांग का नियम, प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन है। पूर्ति के नियम हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर और अधिक क्वांटिटी सेल करने के लिए मार्केट में लाता है, और जब प्राइस घटती है, प्राइस में कमी होती है, तो सप्लायर क्वांटिटी में जो सेलिंग क्वांटिटी है उसमें कमी करता है। तो यहाँ P और Q दोनों एग्जाम्पल में देखिए, P और Q दो चर हो गए, यह P और Q दो वेरिएबल्स हो गए, और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि P और Q के बीच जो रिलेशन है वह अलग अलग डायरेक्शन में, P बढ़ रहा है तो Q घट रहा है, P घट रहा है तो Q बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो P और Q के बीच रिलेशन है उसका डायरेक्शन, जो उसकी दिशा है, वह अपोजिट डायरेक्शन की है। यानी P और Q के बीच जो डायरेक्शन है वह अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। इस एग्जाम्पल में P और Q के बीच देख रहे हैं, P बढ़ रहा है तो Q बढ़ रहा है, P घट रहा है तो Q घट रहा है। यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच दो चर हैं P एंड Q, दोनों के बीच जो डायरेक्शन है वह सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ अच्छा संबंध के अंतर्गत हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि दोनों चर के बीच क्या रिलेशन है, एक ये देखते हैं, दूसरा उसका डायरेक्शन। यानी एक तो हम वैल्यू निकालते हैं सहसंबंध के अंतर्गत, कोई भी दो चर हो x एंड y, सपोज करिए दो चर अगर हैं तो इन दोनों के बीच कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा यह देखते हैं, एक तो हम देखते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है, यह ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, और दूसरा ज्ञात करते हैं कि इनके बीच जो परिवर्तन होगा, जो चेंजेस होगा, जो वेरिएशन होगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा। क्या x बढ़ने पर y भी बढ़ेगा, या x बढ़ने पर y घटेगा, या x घटने पर y घटेगा। तो हम इनके यह अध्ययन करेंगे इसमें सहसंबंध के अंतर्गत। दो वेरिएबल्स अगर x और y हैं
तो इन दोनों के बीच हम इंटेंसिटी की बात करें, इनके डायरेक्शन की भी चर्चा करेंगे। अर्थात सहसंबंध अर्थशास्त्र में सहसंबंध के अंतर्गत चूँकि सहसंबंध यहाँ सांख्यिकी एक टर्म है, सांख्यिकी का टूल्स है, तो इसके अंतर्गत हम दो वेरिएबल्स के मध्य उसकी तीव्रता का, उन दोनों वेरिएबल्स के मध्य उनकी तीव्रता और उनकी दिशा का अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ? मांग का नियम और पूर्ति का नियम आप देख रहे हैं कि जो दोनों नियम हैं, इन दोनों नियम में हमने देखा कि जो दो वेरिएबल्स हैं प्राइस और क्वांटिटी, एक जगह यहाँ सेम डायरेक्शन में है सप्लाई पूर्ति के नियम में, और यहाँ पे मांग के नियम के अंतर्गत दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, जिन स्टडी में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसको हम कहेंगे निगेटिव कोरिलेशन। यानी यहाँ पर दोनों चर कोरिलेटेड तो हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, धनात्मक रूप से सहसंबंधित हैं, और यहाँ निगेटिवली कोरिलेटेड हैं, ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित है। अर्थात एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू घटेगी, यह निगेटिवली कोरिलेशन हुआ। और अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्लियर? अब हमें जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, हम ये कह सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, हम इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक रिलेशनशिप मिल जाता है वेरिएबल्स के बीच में, यह जानने का कि एक का प्रोडक्शन अन्य जो चर हैं उससे कितना प्रभावित हो रहा है। जैसे अगर हमें कहें कि गन्ने का जो उत्पादन होगा, अगर शुगरकेन का प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ने पर प्राइस में क्या परिवर्तन होगा, इसको हम इस रूल से जान सकते हैं कि अगर सप्लाई प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस पे क्या परिवर्तन होगा। एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर विद द गिवन वैल्यू ऑफ अनदर, यानी अगर एक चर हमको ज्ञात है तो उस एक चर की सहायता से, एक चर का मान हमको मालूम है तो उस एक चर के मान से हम दूसरे चर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन के अंतर्गत ये बात आएगी, रिग्रेशन इक्वेशन जो कि महत्वपूर्ण टर्म है स्टैटिक्स का। तो कोरिलेशन उसके पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरिलेशन का यूज होगा, रिग्रेशन इक्वेशन उससे थोड़ा एडवांस में है। और तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है कोरिलेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे भी, कि इट एनेबल्स द बिजनेसमैन टू एस्टिमेट कास्ट, सेल्स एंड प्राइसेस। जो बिजनेसमैन है, अगर हम लोग व्यापारिक दृष्टि से देखें तो जो उद्योगपति है उनको अपने जो माल होगा, जो बिक्री होगा, उसकी कास्ट कितनी होगी, जो सेल्स रेवेन्यू उनको कितना मिलेगा, प्राइसेस कितना वो रखेंगे या इसकी किसी प्रत्याशा करते हैं भविष्य में, इन सबको कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो ये 1, 2, 3 पॉइंट हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर सहसंबंध का क्या रोल है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, हम लोग इस पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जब हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली सहसंबंध, अभी हम लोगों ने देखा कि सहसंबंध 2 प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, दूसरा निगेटिव कोरिलेशन है। पहला एक तरीका हम लोगों ने देखा सहसंबंध के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। पहला हम लोगों ने देखा कि एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि सहसंबंध धनात्मक होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा या ऋणात्मक सहसंबंध होगा। एक दूसरा क्लासिफिकेशन मिलता है, हम उसको कहते हैं रेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध एवं अरेखीय सहसंबंध।
तीसरा प्रकार है क्लासिफिकेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं सरल आंशिक एवं बहुगुणी सहसंबंध। तीन वर्गीकरण है देखा गया हम लोगों कि एक तो ये हम कह सकते हैं कि सहसंबंध या फिर धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, दूसरा या फिर रेखीय सहसंबंध होगा या फिर गैर रेखीय सहसंबंध होगा, अरेखीय सहसंबंध होगा, तीसरा सरल संबंध, सरल सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध एवं बहुगुणी सहसंबंध हो सकता है। तीन क्राइटेरिया है। जब हम लोग इसको देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं, तो ये दिशा के आधार पर, ये डायरेक्शन के आधार पर किया गया है, डायरेक्शन के आधार पर विभाजन किया गया है। डायरेक्शन का आधार पर का क्या मतलब, अभी एग्जाम्पल हम लोग देखा कि अगर दो वेरिएबल्स हैं x और y, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और y की भी वैल्यू बढ़े तो इसका मतलब दोनों में जो डायरेक्शन है चेंज होने का वह सेम डायरेक्शन है। अगर x की वैल्यू घट रही है और y की भी वैल्यू घटे तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध। दूसरा, अगर इसका उल्टा हो जाए, x की वैल्यू में परिवर्तन हो वृद्धि का और y की वैल्यू में परिवर्तन हो कमी का, x में परिवर्तन, x में चेंजेस किया बढ़ने का, y में कमी हो रही है, तो इसका यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। या इसका उल्टा हो जाए, x की वैल्यू घट रही हो तो उसके परिणाम स्वरूप y की वैल्यू बढ़ रही हो, तो यहाँ जो चेंजेस हो रहा है उसका डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग चूँकि डायरेक्शन के आधार पर अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो दो आधार होते हैं, एक धनात्मक सहसंबंध, एक ऋणात्मक सहसंबंध। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे यह निगेटिव कोरिलेशन है। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था वह पॉजिटिव कोरिलेशन था, अर्थात धनात्मक सहसंबंध में दोनों चर एक ही दिशा में बढ़ते हैं। अगर एक चर के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरा भी सेम डायरेक्शन में परिवर्तित होगा। ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होगा कि अगर एक चर के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरा, अगर पहले चर के मान में वृद्धि करते हैं तो दूसरे चर के मान में कमी होगी, पहले चर के मान में कमी होगी तो दूसरे चर के मान में वृद्धि होगी, अर्थात दोनों चरों के मध्य जो परिवर्तन का दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, वह अपोजिट होगा। इसको ऋणात्मक सहसंबंध हम लोग कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण रेखीय सहसंबंध और अरेखीय सहसंबंध है। यह वास्तव में अगर देखा जाए तो इसको हम एक डायग्राम पहले बना के आपको दिखा दें कि रेखीय सहसंबंध क्या है और अरेखीय। सपोज ये आपका ग्राफ पेपर है, x एक्सिस है, x वेरिएबल यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पर x वेरिएबल लिया गया है, यहाँ पर y वेरिएबल है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन। यही एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, x और y दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और हमें देख रहे हैं कि अगर x में परिवर्तन हो रहा हो, x में परिवर्तन हो, उतना ही परिवर्तन y में भी हो। अर्थात अगर मान लीजिए x में 5% का परिवर्तन हो रहा है तो y में भी 5% का परिवर्तन हो, x में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो y में भी 10% का परिवर्तन हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन परिवर्तन सेम उसी मात्रा में होना चाहिए। यानी जो चेंज हो, जो परिवर्तन हो, उसका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज, इसके आधार पर अगर हम विभाजन करते हैं तो रेखीय सहसंबंध बनता है। देखिए हम इसको और आपको स्पष्ट करते हैं। सपोज करिए x के कुछ मान आपको मिले हैं, x की कुछ वैल्यू रखी गई है 1 2 3 4 5, y की वैल्यू भी मान लीजिए उसका जस्ट डबल है 2 4 6 8, इस तरह करके 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह कोई रिलेशन है। जैसे से बढ़ रहा है वैसे से सेम यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर x 1 गुना y 2 गुना, जस्ट डबल कॉमन सेम रेशियो। देखिए एक x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 4, यानी जो उनका रेशियो ऑफ चेंज है वह कांस्टेंट है। एक इसको कहिए कि एक सार्वजनिक अनुपात से बढ़ रहे हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी जो उन लोग चेंजेस ऑफ
वेरिएशन जो हो रहा है उसका जो रेशियो है वह स्थिर है, तो हमको जो डार्ट मिलेंगे एक्स और वाई, इनको अगर हम खींचेंगे ग्राफ पेपर पर तो जो हमको डार्ट मिलेगा वह इस तरह का मिलेगा। अगर उस एक लाइन को खींचेंगे तो हमको जो कर्व मिलेगा वह इस तरह का होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेखी। चूँकि ये लीनियर है तो एक्स और वाई के बीच जो हमको रिलेशनशिप मिलेगा वह लीनियर होगा। वह तब होगा जब एक्स और वाई की जो वैल्यू दी गई होगी उसमें एक रेशियो ऑफ चेंज जो है कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, फिक्स होगा। अब अगर स्थिर नहीं होगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की एक्स तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे वाई की वैल्यू 6 हो जाए, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 12 हो जाए, इस तरह ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस स्थिति में जो एक्स और वाई के बीच अगर हम डायग्राम खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो वह लाइन हमको इस तरह मिलेगी, यानी सीधी लाइन ना मिलकर हमको एक कर्व के रूप में मिलेगी, कर्वी लीनियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्री सहसंबंध या अरेखी संबंध, अरेखी सहसंबंध। तो एक क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि एक ये आधार हो गया कि रेशियो ऑफ चेंजेस के आधार पर हम करते हैं, तो उस आधार पर कोरिलेशन लीनियर हो सकता है या कर्वी लीनियर हो सकता है, CUR कर्वी लीनियर, ध्यान रखिएगा। यह होगा जो चेंजेस होगा उसके बेस, उसके रेशियो कैसा होगा इसके बेस पर। तीसरा एक वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सरल, आंशिक एवं बहुगुणी सहसंबंध। सरल का मतलब सिंपल कोरिलेशन। यहाँ पर इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं आंशिक एवं बहुगुणी, दो शब्द और हैं। अगर दो चरों के मध्य अध्ययन किया जा रहा है, सपोज जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक्स और वाई की, दो चर हैं एक्स वाई, अगर दो चरों के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल सहसंबंध या सिंपल कोरिलेशन। अगर दो तो हैं, अगर 3 या 3 से अधिक हैं चर हैं और उनका आपस में कोरिलेशन ज्ञात किया जा रहा है तो हम बोलेंगे वह जो सहसंबंध होगा वह बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। अर्थात यह जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह चर के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर किया गया है, चरों की संख्या के आधार पर। यह विभाजन चरों की संख्या के आधार पर है। जब सहसंबंध के अंतर्गत दो चरों के बीच कोरिलेशन का अध्ययन किया जाता है तो सरल सहसंबंध कहलाता है। जब 3 से अधिक चर होंगे तो उनका जो संबंध आएगा, जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और एक चीज़ नया है यहाँ पर, आंशिक, ये इसी से जुड़ा हुआ है। सपोज करिए जैसे हम लोग बात करते हैं आउटपुट, कोई एक उत्पादन होता है, सपोज करिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वह कई चीज़ों का मिला जुला परिणाम होता है, कई चीज़ों से प्रभावित होता है। एक तो आपका फर्टिलाइज़र से, सीड्स कैसे है, ज़मीन कैसे है, सॉइल लैंड अगर हम लिखें, इसकी इरिगेशन की क्या व्यवस्था है, मानसून रेनफॉल जो हो रही, बारिश हो रही, उससे क्या, ये सब अन्य चर। यानी एक देख रहे हैं हम, जो हमारा आउटपुट है वह कई चरों से प्रभावित हो रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट। अब 1 2 3 4 5, अभी 4 या 5 चर हैं, अगर हम इस आउटपुट का इन सबसे रिलेशन देखें एक साथ तो शायद हमारे लिए संभव नहीं हो सकता। तो हम क्या काम करें, एक एक चर का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं और अन्य चरों को हम स्थिर मान लेते हैं। जब इस तरह का कोरिलेशन स्टडी किया जाता है, जब फलन में, स्टैटिस्टिक्स में जो चर आए हों, कई सारे हों, परंतु हम अन्य चरों को स्थिर मानकर सिर्फ एक चर का अध्ययन करते हैं, एक चर को प्रभावित करने वाले, एक जो वैल्यू आ रही है उसको प्रभावित करने वाले एक चर का अध्ययन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक सहसंबंध या पार्शियल कोरिलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम चरों की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन और डिवीजन करते हैं तो वह सहसंबंध हो जाता है सरल सहसंबंध, जब दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, जब 3 से अधिक होते हैं तो बहुगुणी सहसंबंध, और जब एनालिसिस इस प्रकार से किया जाता है कि अन्य चरों को स्थिर मानकर सिर्फ एक चर का ही प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो वह आंशिक सहसंबंध कहलाता है। ये सहसंबंध के प्रकार। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सहसंबंध के अंतर्गत जब भी हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन तो बता रहा है, लेकिन यह कन्फर्म होना चाहिए आपको
कि जिन दो चरों का आप अध्ययन कर रहे हैं कोरिलेशन में, वह एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हों। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोरिलेशन आपका सही नहीं विश्लेषण होगा। अगर हम उदाहरण दें कि आप ऐसे दो चर ले रहे हैं x y के रूप में जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नहीं है। एक उदाहरण दें, x के रूप में आपने ऐसे डेटा ले लिए जो मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हैं, अलग अलग वर्षों के आपने कृषि के उत्पादन के आंकड़े ले लिए, x में टेबल में आपने लिख दिया, और y की टेबल में आपने उसी वर्ष उस देश में जो आपराधिक घटनाएं, जो अपराध हुए, उनकी संख्या लिख लिया, और आपने उन दोनों चरों को x y को एनालिसिस कर लिया और कोरिलेशन की टेबल बना के एनालिसिस करके आपने रिजल्ट निकाला कि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो बिल्कुल हंसने वाली बात होगी, इसलिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का उस वर्ष देश में होने वाले अपराध की संख्या से कोई संबंध नहीं है। तो दो चर का जो अध्ययन किया था संबंध में ध्यान रखना चाहिए, दोनों चर एक दूसरे को प्रभावित करते हों। अब x y को प्रभावित कर रहा है या y x को प्रभावित कर रहा है, हम इसमें अध्ययन नहीं कर सकते। इसका अध्ययन तो हम आगे रिग्रेशन वगैरह में बात करेंगे, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि x और y एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि एक तीसरा वेरिएबल्स भी बीच में रहता है जो छिपा सा रहता है, उसके कारण दोनों वेरिएबल्स प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वेरिएबल्स दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकोरिलेटेड हैं। तभी हम अध्ययन करते हैं, तभी जो हमारा रिजल्ट आता है, तभी जो हमारा निष्कर्ष आता है वह सटीक है, विश्वसनीय है। अदरवाइज जो संबंध आएगा वह सिर्फ नॉनसेंस कोरिलेशन होगा, वह सिर्फ हंसी की स्थिति हो जाएगी। तो हम इस हास्यास्पद स्थिति से बचते हैं। तो सांख्यिकी में हमेशा कहते हैं कि आंकड़े बोलते हैं, लेकिन आंकड़ों को कैसे, किन चरों के साथ आपको यूटिलाइज करना है, किन चरों के साथ कोरिलेट करना है, दोनों वेरिएबल्स किन, ऐसा नहीं कि आप जिन भी वेरिएबल्स को उठा के को x मान लिया, एक दूसरे को y मान लिया। आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों चर क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप पूर्ति के नियम, मांग के नियम हम लोग देख रहे थे, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा हमको सहसंबंध के अंतर्गत। आगे हम लोग इसकी बात करते हैं कि सहसंबंध को हम मापेंगे कैसे। सहसंबंध की कोट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। सहसंबंध जब हम लोग ज्ञात करेंगे, आगे हम लोग सवाल लेंगे और फार्मूला बात करेंगे, तो वहाँ पर एक शब्द आएगा सहसंबंध गुणांक की बात आएगी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसकी जो वैल्यू आती है वह होती है +1 से -1। और सिंपली अगर हम यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात ना करें, आर की बात, सिर्फ इतना समझें अभी कि अगर दो चर लिए गए हैं x और y, दोनों के बीच अगर हम अध्ययन करते हैं और यह जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू अलग अलग मान आएगी। उसकी वैल्यू हो सकता है +1 हो जाए, हो सकता है -1 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए। तो उसकी वैल्यू +1 भी हो सकती है, वह घटते घटते -1 भी हो सकती है, और बीच में इंक्लूडिंग जो 0 है। तो जो कोरिलेशन होता है दो चरों के मध्य, वह -1 से +1 के बीच होता है, इंक्लूडिंग 0। 0 भी उसमें वैल्यू सम्मिलित होती है। अर्थात सहसंबंध की जो कोटि होगी, जो मात्रा होगी, वह -1 से +1 के बीच वेरी करती है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि उसी को अलग अलग जो वैल्यू आएगी, सपोज करिए किसी की वैल्यू +1 हो गई, कहीं पर 1/3 हो गई, 0.33 हो गई, कहीं 1/4 हो गई, 0.25 हो गई, 0 हो गई, -0.33 हो गई, -0.65 हो गई। इस तरह की अलग अलग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू हो सकती हैं। तो जब अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो धनात्मक सहसंबंध बोला जाएगा, और अगर ऋणात्मक मान हमको मिलेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन ये रहेगा। जो इनकी वैल्यू आएंगी आर की, उसके आधार पर हम इसको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर उस आर की वैल्यू +1 आती है तो प्लस का मतलब धनात्मक, और चूंकि 1 है, ये आर अपनी पूरी वैल्यू प्राप्त कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, पूर्णतः धनात्मक, परफेक्ट पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। अगर इसी का उल्टा हो जाता है, यानी आर की वैल्यू +1 तो है लेकिन उसकी साइन माइनस में है, तो यह निगेटिव तो है लेकिन पूर्ण परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। अर्थात जब आर की वैल्यू +1 होगी तो हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जब आर की वैल्यू -1 होगी तो हम बोलेंगे परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू 1 से लेकर 0.75 के बीच कमी होगी, या 0.75 से लेकर 1 के बीच कोई वैल्यू होगी, 0.76, 0.8, 0.85, 0.95, तो उसके हम लोग बोलेंगे हाई वैल्यू है,
वह आर की हाई वैल्यू होगी, हाई कैटेगरी में होगी, अर्थात यह जो वैल्यू आएगी यह पॉजिटिव, यह हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। अगर यही माइनस में वैल्यू आती है -7.75 से -1 के बीच, तो इसको हम बोलेंगे हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन। दूसरा जो विभाजन किया गया है, एक कैटेगरी है, अगर वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच रहती है तो पॉजिटिव मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। अगर यही वैल्यू -0.25 से -0.75 के बीच रहती है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन, यानी मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। अगर यह वैल्यू 0 से लेकर 0.25 के मध्य रहती है प्लस में, तो इसको हम बोलेंगे कि लो पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी दोनों चरों में जो सहसंबंध है पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत निम्न स्तर का है। और अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती है -0 से -0.25 के बीच, तो हम बोलेंगे यह जो कोरिलेशन है वह लो डिग्री निगेटिव कोरिलेशन है, अर्थात दोनों में नकारात्मक सहसंबंध तो है, ऋणात्मक सहसंबंध तो है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत निम्न है। या दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है उस स्थिति में कि ऑप्शंस, यानी वहाँ पर दोनों चरों के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो ये 3-4 कैटेगराइज कर दिया गया है डिग्री के आधार पर कोरिलेशन की। अगर r बराबर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, r बराबर -1 है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू 0.75 से 0.1 के बीच है प्लस में, तो ये हाई डिग्री कोरिलेशन होगा पॉजिटिव। अगर यही वैल्यू निगेटिव वैल्यू के साथ होगी -0.75 से -1 के बीच, तो ये हाई डिग्री की कोरिलेशन होगा लेकिन निगेटिव होगा। अगर यही वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच पॉजिटिव वैल्यू होगी तो यह मॉडरेट डिग्री की होगी कोरिलेशन लेकिन पॉजिटिव होगा। अगर यही वैल्यू -0.25 से -0.75 के बीच होगा तो निगेटिव कोरिलेशन होगा लेकिन मॉडरेट डिग्री का होगा। अगर इसकी वैल्यू r की वैल्यू 0 से लेकर 0.25 के बीच होती है तो लो डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू -0 से -0.25 के बीच होती है तो यह लो डिग्री का निगेटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। और अगर r का मान 0 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों चरों के बीच कोई भी सहसंबंध नहीं है, दोनों चर एक दूसरे से सहसंबंधित नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन की बात की। अब इसमें एक पार्ट और है जो स्कैटर डायग्राम है, उसकी चर्चा करके हम तब आगे बढ़ेंगे इसके कार्ल पियर्सन मेथड की। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग स्कैटर डायग्राम की बात करेंगे और फिर बाद में हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड की चर्चा करेंगे। थैंक यू।